दोस्तों 24 मार्च यानी शुक्रवार के दिन लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को सांसद पद मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अब तक तो राहुल गांधी वायनाड केरल से सांसद थे, परंतु अब वो संसद भवन में वायनाड की तरफ से नहीं बैठ पाएंगे। दोस्तों अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिससे कि लोकसभा सचिवालय को राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करनी पड़ी। कोर्ट ने राहुल गांधी पे ऐसा क्या फैसला सुनाया जिससे कि राहुल गांधी पर लोकसभा को ये कदम उठाना पड़ा। बीजेपी अब क्या फायदा उठाएगी इस मामले पे और किस नियम के तहत राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने निरस्त की, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं 9 दिसंबर 1946 से, जब संविधान बनाने के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया गया था और इसी में एक अनुच्छेद था 327। इसी अनुच्छेद के तहत एक अधिनियम पारित किया गया, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। इस अधिनियम को तत्कालीन कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर ने संसद भवन में पेश किया था। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार अगर किसी सदस्य को किसी भी आपराधिक मामले में 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी और अगले 6 साल तक वो सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे में राहुल गांधी ना तो 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही 2029 का चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को कोर्ट के तरफ से 2 साल की सजा सुनाई गई है। उसके बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इस तरह राहुल गांधी 8 साल तक चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। अब राहुल गांधी के मामले में हुआ क्या था कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में चुनावी भाषण में एक भाषण दिया था
उन्होंने वहाँ पे भाषण दिया कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी सब चोर हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि सब चोर मोदी ही क्यों होता है। अब इसी बयान पर गुजरात के भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया। केस दर्ज करने के बाद 3-4 साल तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुद पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में जाकर इस पे स्टे लगवाया था, लेकिन जब से राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को लोकसभा में उठाना शुरू किया, तभी से ये केस को ओपन कर दिया गया और लगभग 1 महीने में ही सारी कार्रवाई कर दी गई। इसी मामले पे सूरत की जिला अदालत ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुना दी। हालांकि उन्हें कोर्ट ने ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया। दोस्तों, अब बात आता है कि अगर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया भी था तो ये कोई उतना बड़ा आपराधिक मामला नहीं था जिससे कि कोर्ट को उन्हें 2 साल यानी कि उस मामले में जो सजा सुनाई जाती है वो मैक्सिमम 2 साल की सजा सुनाई जाती है। राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा ही क्यों सुनाया गया? कोर्ट उन्हें 1 साल, 1.5 साल ये भी सजा तो सुना सकती थी, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण लीडर हैं। तो ऐसे में अगर इस मामले में आप राहुल गांधी को 2 साल का सजा देते हैं तो ऐसे कई मामले निकलकर सामने आएंगे जिससे कि आपको ऐसे बहुत सारे नेताओं पे कार्रवाई करनी पड़ेगी जिन्होंने कि ऐसा बयान रैलियों में हमेशा से दिए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी पे क्या इस तरह की कार्रवाई करना जरूरी था? संसद में कई ऐसे नेता हैं जिन पे हीनियस क्राइम का केस चल रहा है, तो ऐसे में क्या उन सबों पर भी कार्रवाई कोर्ट की तरफ से किया जाएगा या ये सजा सिर्फ राहुल गांधी के लिए ही था? मोदी सरकार की इतनी औकात नहीं है कि सारे नेताओं पे कार्रवाई कर सके। इस बयान पर कोर्ट राहुल गांधी को 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल की सजा सुनाकर भी इस मामले को रफा दफा कर सकती थी, परंतु इतना छोटा बयान के खिलाफ 8 साल तक चुनावी प्रक्रिया से किसी सांसद को बाहर कर देना यह कहीं से उचित नहीं है। इससे साफ साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार पूरी तरह से विचलित हो गई है। मोदी को आज से पहले इतना विचलित कभी नहीं देखा गया था। जब से राहुल गांधी ने संसद में अडानी के मुद्दे को उठाया है, तभी से मोदी राहुल गांधी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। अब बीजेपी इस मामले पे अच्छी तरह से घिर गई है। एक अकेला राहुल गांधी पूरी बीजेपी पर अभी के समय में भारी पड़ रहा है। सारे विपक्षी दलों ने राहुल गांधी का साथ देकर खुल के राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी को 2 साल की सजा तो सुनाई ही गई, साथ में 6 साल तक उन्हें चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया। इसके बाद क्या होता है, बिजली की गति से 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा सचिवालय खारिज कर देता है। दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला सुनाया गया है, इसके बाद से भारतीय राजनीति में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर इस तरह के बयान पे कोर्ट के तरफ से 2 साल की सजा दे दी जाती है तो मोदी सरकार में ऐसे कई मंत्री हैं, ऐसे खुद मोदी ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ऐसे कई बयान दे चुके हैं जिससे कि उन पे मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। तो इसमें सवाल उठता है कि क्या कोर्ट मोदी पे इस तरह का फैसला लेने की हिम्मत रखता है अथवा नहीं।
निश्चित रूप से राहुल गांधी पे ये जो फैसला आया, ये लोकतंत्र के अध्याय में एक काले दिन के समान है। राहुल गांधी ने लंदन में जो वक्तव्य दिया था, उस वक्तव्य को नरेंद्र मोदी ने यहाँ सही साबित करके दिखाया। अब बात आता है कि भारत की मीडिया चैनल वाले जो हैं वो इस तरह का सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं। भारतीय मीडिया जो है वो खुद जितने भी हैं मैक्सिमम उसमें से 2-3% को अगर निकाल लीजिए तो उनका कोई बात नहीं है। मैक्सिमम मीडिया चैनल वाले आज के समय में सत्ता पक्ष से सवाल ना पूछकर विपक्ष से ही सारा सवाल पूछते हैं, क्योंकि अभी के समय की जो मीडिया है वो अपना एजेंडा सेट करके चलती है। उन्हें इसी तरह से कार्य करना है तो उन्हें इसी तरह से कार्य करना है। किसी मीडिया वाले की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मोदी सरकार से सवाल पूछ सके कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा ही क्यों सुनाई गई, क्यों उन्हें 1 साल और 1.5 साल की सजा सुनाकर उनको चुनावी प्रक्रिया में नहीं रखा गया। इतना छोटा विवाद पे 2 साल की सजा उसके बाद 6 साल तक चुनावी प्रक्रिया से बाहर, ये कहीं से भी उचित फैसला बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, यहाँ पे राहुल गांधी से भी एक गलती हुई। राहुल गांधी से गलती क्या हुई कि जब कोर्ट ने उन्हें, मतलब सूरत की जिला अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, तो राहुल गांधी के पास ऑप्शन था, वो ऊपरी अदालत में जाके इस मामले पे स्टे लगा सकते थे। पिछले कुछ दिनों में ही पवन खेरा ने ऐसा ही वक्तव्य दिया था और उन्होंने ऊपरी अदालत में जाके इस पे स्टे लिया और उन्हें स्टे दे दिया भी गया। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के पास भी तो वकीलों की पूरी फौज थी, तो राहुल गांधी ने 24 घंटे या 1 दिन में इस पे ऊपरी अदालत में जाके स्टे लगाने की गुहार क्यों नहीं लगाई। क्या राहुल गांधी का भी इसके पीछे कोई रणनीति है अथवा नहीं। जैसे ही कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, उसी समय ये पक्का हो गया था कि राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करने की कोशिश सरकार करेगी ही। आपकी विरोधी पार्टी बीजेपी है जो 24 आवर राजनीति के मूड में रहती है, तो इस तरह से अगर आप हर एक मामले में देरी करेंगे तो बीजेपी इसका फायदा उठाएगी ही। यहाँ पे राहुल गांधी की राजनीतिक अपरिपक्वता दिखती है, ये तो साफ है। दोस्तों, इससे पहले भी कई बड़े बड़े नेताओं की सदस्यता इस नियम के अंतर्गत गई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण लीडरों का नाम इस तरह से है: इंदिरा गांधी, जे जयललिता, लालू प्रसाद यादव, कुलदीप सेंगर, आजम खान। कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी सदस्यता इस नियम के अंतर्गत आज से पहले भी गई है। दोस्तों, अब बीजेपी जो है इस मामले को ओबीसी से जोड़ के देख रही है। बीजेपी जनता के सामने ये परसेप्शन बनाने में लग गई है कि राहुल गांधी ने ये बयान देकर ओबीसी का अपमान किया है। ओबीसी का वोट बैंक जो है इंडिया की राजनीति में एक अहम योगदान रखता है। बीजेपी अब राहुल गांधी के इस बयान को ओबीसी से जोड़कर एक अलग तरह का परसेप्शन ही बनाने में लग गई है। बीजेपी ने सारे ओबीसी मंत्रियों का बैठक बुलाकर इस मामले को हर एक घर घर तक पहुंचाने की बात कर रही है, जबकि इस मामले में राहुल गांधी ने जिस भी लोगों का नाम लिया है, वो चाहे ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, उनमें से सिर्फ नरेंद्र मोदी को छोड़कर कोई भी ओबीसी नहीं है।
तो इस तरह से अगर बीजेपी ये परसेप्शन बनाने में लग गई है कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है, तो इसमें कांग्रेस को भी आगे आकर इसका जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ओबीसी का अपमान नहीं किया है। क्योंकि अगर ये परसेप्शन बनाने में बीजेपी सफल हो गई तो आगे आने वाले चुनाव में राहुल गांधी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव का एजेंडा दोनों पार्टियों ने सेट कर लिया है। राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को जोर शोर से हर एक जगह उठाने वाली है और बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान को जरूर जनता तक ले जाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, इस मामले पर राहुल गांधी पर जिस तरह से लोकसभा सचिवालय ने कार्रवाई की, उतना ध्यान अगर लोकसभा सचिवालय अपना सदन चलाने में दे देता तो लोगों का कुछ भला हो सकता था। लेकिन राजनीति में जो है ना तो संसद ठीक से काम कर रहा है, सारा तंत्र जो है वो सरकार के इशारे पर ऐसा लगता है कि नाचने लगी है। ऐसा नहीं है कि ऐसा बयान सिर्फ राहुल गांधी ने ही दिया था। संबित पात्रा ने हाल ही में राहुल गांधी को मीर जाफर कहा। तो क्या बीजेपी में जो नेता हैं उन पे भी कोर्ट कार्रवाई करेगा या नहीं? अगर कोर्ट राहुल गांधी पे यह फैसला सुनाया है तो आगे आने वाले समय में मानहानि के केस में भी नेताओं को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ेगी। और इसमें होगा क्या कि भारत में जो है मानहानि के राजनीति का एक अलग दौर शुरू हो सकता है। ऐसा फैसला हमारी राजनीतिक शुचिता और लोकतांत्रिक परंपराओं पर जरूर ही एक दाग लगाता है। अब बात आता है कि राहुल गांधी को भी क्या इस तरह का बयान देना चाहिए। राहुल गांधी जो है वो विपक्ष के सबसे महत्वपूर्ण लीडर हैं। ऐसे में उनको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी बयान देने से पहले उन्हें एक बार सोचना होगा कि इस बयान का असर जनता पर किस तरह से पड़ेगा, क्योंकि वो पुरानी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण लीडर हैं। उन्हें दुनिया अपने बयान पर भी जांचती और परखती है, उसके बाद ही वोट देती है। किसी से ना सही राहुल गांधी को खुद अपनी मां सोनिया गांधी से इस मामले में सीख लेनी चाहिए। जब 2004 में सोनिया गांधी ने राजनीति में फुल्ली रूप से एंट्री ली, तब उन्होंने अपने लिए एक दायरा सीमित कर लिया। उन्हें किस मुद्दे पे बोलना है, किस मुद्दे पे उन्हें नहीं बोलना है, उनको पता था कि उन्हें इस मामले पर अपना वक्तव्य रखना है। इस मामले के बारे में अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो सोनिया गांधी उस लिमिट में रहती थी कि उस मुद्दे पे वो कभी नहीं बोलती थी। उस मुद्दे पे वो अपने सीनियर लीडर को आगे कर देती थी कि आप लोग बोलिए। और पीछे रहते हुए भी सोनिया गांधी ने 2004 में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई। ऐसी प्रक्रियाएं अगर राहुल गांधी अपना लेते तो उन्हें इतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। खुद नरेंद्र मोदी ने कई बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे राहुल गांधी के लिए जो मोदी ने बोला था हाइब्रिड बछड़ा, और सोनिया गांधी के लिए जो मोदी जी ने बोला था वो क्या, 1 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। तो क्या कोर्ट मोदी पे कार्रवाई नहीं करेगा? कई ऐसे नेता हैं बीजेपी में, अनुराग ठाकुर, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, संबित पात्रा, राहुल गांधी, मीर जाफर हैं, अमित शाह, कई भाजपा के ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने आए दिन ऐसा बयान दिया ही है। तो बात आता है कि बयान से जो है, बयानबाजी पर अगर इस तरह का सजा मिलने लगा तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी नेताओं की। तो क्या सारे नेताओं पर अब
कार्रवाई देखने को मिलेगी। अगर कार्रवाई करनी है, राहुल गांधी पे भी अगर आपने कार्रवाई किया तो चलिए ठीक है, राहुल गांधी पे कार्रवाई हुई, कोई बात नहीं। अब जितने भी नेताओं ने ऐसा बयान दिया था उन सब पे कार्रवाई करके सरकार दिखाए, तब न माना जाए कि हाँ ये चीज़ सही है। अगर आप टू स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाइएगा तो ऐसे में सरकार नहीं चलती है। लोग आज के समय में अच्छी तरह से समझ रही है कि मेरी सेहत के लिए या मेरे लिए कौन सही है और कौन भाषा गलत है, ये सारा चीज़ अभी की जनता अच्छी तरह से समझती है। ऐसे में सारे दलों को अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को देखते हुए ये निश्चित रूप से निश्चित करना पड़ेगा कि वो दल लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध कभी नहीं जाए। अगर वो लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें आगे आने वाले समय में जनता जरूर से जरूर जवाब देगी।